हेलो गाइस, सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कल हमने क्या क्या पढ़ा था, फिएट मनी क्या होता है, लीगल टेंडर क्या होता है, फुल बॉडीड कॉइन क्या होता है, बार्टर सिस्टम से लेके जितने भी मनी का इवोल्यूशन है वो हमने पढ़ा था। आज हम इसके अंदर पढ़ेंगे कि बैंक मनी क्या होता है, टाइप्स ऑफ चेक क्या होते हैं, डिमांड ड्राफ्ट क्या होता है, ओवरड्राफ्ट क्या होता है, चेक ट्रंकेशन सिस्टम क्या होता है, ये पॉजिटिव पे मैकेनिज्म क्या है, और लास्ट टॉपिक कोर बैंकिंग सॉल्यूशन। तो इन सब चीज़ों के बारे में अपने पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बैंक मनी से। बैंक मनी के अंदर क्या आता है, ये जो अपने चेक बैंक में जमा कराता है, ये सारा किसका पार्ट है, अपना बैंक मनी का पार्ट है। तो अब देखते हैं चेक के अंदर कौन कौन सी पार्टीज़ होती है, कितनी पार्टीज़ होती है। मेनली चेक के अंदर 3 पार्टीज़ होंगी, जिसने चेक दिया है, जो बैंक उस चेक को डालने पे प्रोसेस करेगा, और तीसरा जिसको अपनों को वो चेक देना है। पहला तो जिसने चेक दिया है वो हो गया, दूसरा वो बैंक हो गया, और तीसरा वो चेक कौन बैंक में इंसर्ट करके पैसे निकालेगा वो हो गया। तो ड्रोवर, ड्रोई और पेई, तीन चीज़ें आती है चेक की पार्टीज़ के अंदर। अब अपने टाइप्स ऑफ चेक देखते हैं, चेक के प्रकार देखते हैं। तो मेनली 3 टाइप्स होते हैं, स्टेल चेक हो गया, पोस्ट डेटेड चेक हो गया, या ओपन बियरर चेक हो गया। स्टेल चेक मतलब कि 3 महीने के अंदर अंदर जमा नहीं करा तो वो क्या हो जाएगा, खारिज हो जाएगा या अस्वीकार्य हो जाएगा। उसके बाद में पोस्ट डेटेड चेक है, ये क्या होता है, डिपॉजिट आफ्टर एक स्पेसिफिक डेट लिख के दे दी कि 3 फेब को जमा होना है, 3 फेब के बाद में 3 फेब के बाद अपने उसको जमा करेंगे तभी वो जमा होगा। अगर 3 फेब से पहले अपने ने उसको डाल दिया तो वो प्रोसेस नहीं करेगा वो चेक, तो उसको कहा है पोस्ट डेटेड, नाम से ही क्लियर है। उसके बाद में तीसरा आता है ओपन या बियरर चेक। अब इस चेक पे किसी का भी नाम नहीं लिखा हुआ होता, कुछ भी नहीं लिखा हुआ होता, किसी ने अगर बैंक में जाके ये चेक दे दिया तो बस बैंक वाला उसको पैसा दे देगा, सीधा सिंपली, तो उसको कहते हैं बियरर चेक। अब उसके बाद में अपने पास 2 इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, डिमांड ड्राफ्ट क्या होता है और ओवरड्राफ्ट क्या होता है। तो सबसे पहले देखते हैं डिमांड ड्राफ्ट। ये अपने कॉलेजेस वगैरह में भी डिमांड ड्राफ्ट का बहुत यूज़ होता है, जिसको डीडी कहते हैं। तो इसके अंदर क्या करना होता है, अपनों को पहले बैंक में जाके अपने क्या करेंगे, कोई भी इंडिविजुअल है, स्टूडेंट है, वो क्या करेगा, पहले बैंक में जाएगा, पैसे जमा करेगा, फिर बैंक वाले उसको क्या करेंगे, एक जैसे उसने 20,000 रुपये जमा किए तो उसको 20,000 रुपये की क्या कर देंगे, डीडी या डिमांड ड्राफ्ट बना के दे देंगे। बाद में वो कॉलेज में जाके उस डिमांड ड्राफ्ट को जमा करवा सकता है, और जब कॉलेज वाले उसको बैंक में डालेंगे तो उनको पैसा रिसीव हो जाएगा। तो डिमांड ड्राफ्ट के अंदर तो क्या होता है, पहले अपनों को बैंक में पैसा जमा कराना पड़ेगा तो ही अपनों को क्या मिलेगा, डिमांड ड्राफ्ट। और दूसरा प्रकार होता है ओवरड्राफ्ट। अब ओवरड्राफ्ट में क्या होता है, मान लो कि हमारे बैंक के अंदर 2,000 रुपये है और हमें 10,000 रुपये की ज़रूरत है, तो हम क्या कर सकते हैं, बैंक से एक ओवरड्राफ्ट ले सकते हैं। मतलब अभी हमारे पास बैंक में सिर्फ 2,000 रुपये, लेकिन हम 10,000 तक रुपए ले सकते हैं बैंक से एज ए शॉर्ट टर्म लोन के रूप में, तो उसको बोलते हैं ओवरड्राफ्ट। अब मेन डिफरेंस क्या होगा डिमांड ड्राफ्ट और ओवरड्राफ्ट में, डिमांड ड्राफ्ट में तो पहले हमें बैंक में पैसा जमा कराना होगा। ओवरड्राफ्ट में क्या हो सकता है कि हम एडवांस में बैंक से पैसा ले सकते हैं और एक सर्टेन टाइम के बाद हम वापस बैंक में वो पैसा दे देंगे। अपने जो प्रधानमंत्री जन धन अकाउंट्स खुलते हैं, ये आपको एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी याद रखना है, तो उनमें जो ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी है, मतलब 10,000 तक के रुपए अपने उसमें एडवांस में उससे ले सकते हैं शॉर्ट टर्म के लिए लोन। अब देखते हैं ओवरड्राफ्ट में के और लोन में क्या डिफरेंस होता है। ओवरड्राफ्ट में क्या होता है कि शॉर्ट टर्म के लिए अपने पैसा ले सकते हैं एडवांस में, लोन यूजुअली क्या होता है, लॉन्ग टर्म का होता है, तो ये आपको याद रखना है। उसके बाद में बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक आता है अपना चेक ट्रंकेशन सिस्टम, हिंदी में भी यही बोलेंगे, चेक ट्रंकेशन सिस्टम। अब इसको समझने के लिए अपने समझते हैं, एक पहले जो प्रोसीजर चलता था बैंक्स के अंदर वो समझते हैं। एक इंडिविजुअल है और ये दूसरा इंडिविजुअल है, इस इंडिविजुअल का खाता है एक्सिस बैंक में, इस इंडिविजुअल का खाता है एसबीआई बैंक में। अब ये इंडिविजुअल क्या कर रहा है, एक चेक दे रहा है इस दूसरे इंडिविजुअल को। अब ये क्या करेगा, इसको चेक से पैसा निकलवाना है, तो ये क्या करेगा, इसका खाता एसबीआई में है, इसका एक्सिस बैंक में है, इसने इसको चेक दे दिया, तो ये दूसरा इंडिविजुअल जो बी है वो क्या करेगा, एसबीआई के अंदर क्या करेगा, अपना चेक डाल देगा। अब
पहले क्या सिस्टम होता था कि जो एसबीआई वो चेक एक्सेप्ट करेगा, वो उसको देखेगा तो सही कि ये चेक सही है कि गलत है क्या है। तो उसके लिए क्या करता था, इस चेक की जो कॉपी है वो एसबीआई अकाउंट वाला बाय पोस्ट जो है वो इस एक्सिस बैंक के अंदर भेजता था, चेक करने के लिए कि इसका नाम नंबर सब सही है क्या, इसकी जो इन्फॉर्मेशन है वो सारी वैलिड है क्या। क्लियरिंग हाउस में भेजता था, या दूसरा ये जो एक्सिस बैंक है इसमें भेजता था। किस तरीके से, बाय पोस्ट, फिज़िकली भेजता था। तो अब इसमें क्या क्या इशू आ सकते हैं अगर फिज़िकली भेजा है तो। वो कई बार क्या होता था, चेक फट जाता था या तो ख़राब हो जाता था, या बहुत सारे दिन लग जाते थे उसको, 2-3 दिन लग जाते थे उसको क्लियर होने में। और उसके बाद में एक अपनी संस्था है एनपीसीआई, उसने क्या किया, एनपीसीआई ने एक सिस्टम इंट्रोड्यूस किया, चेक ट्रंकेशन सिस्टम। अब इसके अंदर क्या होता है, पहले जो ये इंडिविजुअल है ए बी को इसने जो चेक दिया वो अब एसबीआई के अंदर जब इसने जमा कराया तो क्या हुआ कि इसने बाय पोस्ट भेजा। अब क्या होगा, चेक ट्रंकेशन सिस्टम के बाद में ये जो एसबीआई है वो डायरेक्टली इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म भेज देगा, किसको, एक्सिस बैंक को। इलेक्ट्रॉनिक ऐसे मशीन के माध्यम से फ़ोटो खींचेगा और सीधी फ़ोटो भेज देगा एक्सिस बैंक को, ताकि वो डिजिटली बहुत कम टाइम में क्लियर हो जाए। तो उसके बाद में फ़िज़िकली नहीं जाना पड़ा, तो क्या फ़ायदा हो गया उसके अंदर कि वो चेक ख़राब नहीं होगा और जल्दी से जल्दी क्लियर होगा। तो उसको बोला है चेक ट्रंकेशन। ट्रंकेशन का मतलब ही क्या है कि फास्टर क्लियरेंस होना चाहिए, किसका, चेक का। एक बार इस डायग्राम में और अच्छे से अपने समझ लेते हैं। ए इंडिविजुअल था, उसने बी को चेक दिया। अब बी ये जाके चेक अपना किस में दे रहा है, इस एसबीआई के अकाउंट में दे रहा है। एसबीआई ने क्या किया, इसकी इलेक्ट्रॉनिक फ़ोटो ली। इलेक्ट्रॉनिक फ़ोटो लेने के बाद में उसने दूसरे बैंक को इलेक्ट्रॉनिकली भेज दिया, या जो क्लियरिंग हाउस है दूसरे बैंक के लिए ही अपनों ने क्लियरिंग हाउस टर्म यूज़ की है, उसको भेज दिया। अब दूसरे बैंक ने क्लियर करके ऑनलाइन ही बता दिया, बाई मेल और जैसे भी मैसेज के रूप में बता दिया कि ये सारी डिटेल सही है। तो ये चेक क्या होगा, प्रोसेस हो जाएगा दूसरे बैंक से। पहले फ़िज़िकली डालना पड़ता था ये सारा सिस्टम जो था, लेकिन उसके बाद में जैसे जैसे ये चेक ट्रंकेशन सिस्टम इवॉल्व हुआ, अब ये सारा काम डिजिटलाइज हो गया। तो इसमें बेनिफिट्स लिखे हुए हैं ऑफ सीटीएस, फास्टर क्लियरिंग होने लग गया, इलेक्ट्रॉनिक ये सिस्टम क्लियर होने लग गया, लोअर इसकी कॉस्ट हो गई, क्लीन और स्टैंडर्ड चेक्स मिलने लगे, फ्रॉड का रिडक्शन हुआ और फिज़िकल मूवमेंट नहीं करना पड़ा। अब इसके चेक ट्रंकेशन सिस्टम के ही साथ एक बार अगर आपको अच्छे से क्लियर नहीं हुआ, वीडियो वापस रिपीट करके आप देख सकते हैं। उसके बाद में इसी से रिलेटेड एक टर्म है पॉजिटिव पे मैकेनिज़्म। अब क्या हुआ, जो एक्सिस बैंक वाले ने इसको, ए ने बी को जब चेक दिया, तो अब बी क्या कर सकता है इस चेक के अंदर, ए ने तो बी को 5,000 का चेक दिया और उसने क्या करा, मैग्नेटिक कोई भी इंक लगा के उसको 5 लाख का कर दिया। तो अब ये बैंक उसमें चेक वापस डालेगा तो उसमें अमाउंट तो दिखा नहीं रहा, सिर्फ डिटेल वगैरह की ही चेकिंग कर रहा है दूसरा एक्सिस बैंक जो है फ़ोटो डालने पे। तो उसके लिए क्या करता है, ये ए जो है जिसका एक्सिस बैंक में अकाउंट है, वो पहले से क्या करता है, एक्सिस बैंक को फ़ोटो भेज देता है। अब एसबीआई इधर से फ़ोटो भेजेगा और ए ने एक्सिस बैंक को पहले से फ़ोटो भेज रखी है। अब वो दोनों फ़ोटो अगर मैच हो गई कि इसमें भी 50,000 रुपया लिख रखा है, इसने जो फ़ोटो भेजी है उसमें भी 50,000 रुपया भेज रखा है, तो उससे फ्रॉड के चांसेस क्या हो जाएंगे, बहुत ही कम हो जाएंगे। तो वो उसके लिए टर्म यूज़ करी गई है पॉजिटिव पे मैकेनिज़्म, कि रेसिपिएंट मैनिपुलेट ना हो उसके लिए उसने पहले से ही फ़ोटो खींच के दूसरे वाले एक्सिस बैंक को भेज दी। एसबीआई भी सेम कॉपी भेज रहा है, तो क्या हो रहा है, दोनों फ़ोटो ट्रांसपेरेंसी मेंटेन रह रही है, उससे फ्रॉड के रिस्क बहुत ही ज़्यादा कम हो जा रहे हैं। तो ये था आपका चेक ट्रंकेशन सिस्टम और पॉजिटिव पे मैकेनिज़्म। उसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक आता है अपना कोर बैंकिंग सॉल्यूशन। इट इज़ अ बैंकिंग सॉफ्टवेयर विद वेब प्लेटफॉर्म फॉर सेंट्रलाइज डेटा मैनेजमेंट एंड ब्रांचलेस बैंकिंग। अब पहले क्या होता था, अगर आपने बैंक में रुपए जमा करवाए हैं, एसबीआई बैंक में या किसी भी बैंक में रुपए जमा करवाए हैं, तो आपको पता नहीं लगता था, या फिर आपको किसी और ने पैसा भेजा है तो आपको पता नहीं लगता था कि इसने
मेरे को पैसा भेजा है। आपको क्या करना पड़ता था, ए पर्सन है तो उसको जाके ब्रांच में देखना पड़ता था कि हाँ भाई मेरे अकाउंट में 5,000 रुपये उसके डाले हुए हैं। और उसके बाद में अपने पास आता है कोर बैंकिंग सॉल्यूशन। अब इसने सारी चीज़ों को लिंक कर दिया, मोबाइल नेटवर्क, सेंट्रल डेटाबेस, सारी ब्रांचेस हो गई, चाहे उसने एक्सिस बैंक से SBI में भेजा है, ATMs हो गए, इन सारी चीज़ों को उसने लिंक कर दिया है। तो अब आप क्या कर सकते हो, घर बैठे जो मोबाइल में आप पैसा देख सकते हो कि आपके मोबाइल में अभी कितने रुपए, 5,000 रुपये, तो आपने वो घर बैठे देख लिए। तो उसको, उस सॉफ्टवेयर को पूरे को नाम दिया गया है कोर बैंकिंग सॉल्यूशन। जब आपका मोबाइल और आपका अकाउंट लिंक्ड है, आपको घर बैठे पता लग जा रहा है कि इतने रुपए मेरे अकाउंट में अभी डाले हैं किसी ने, या वो जो बिना ब्रांच आपको ट्रैवल करे, ब्रांच जाए बिना ही आपको घर बैठे जो पता लग जाता है आपके अकाउंट में इतने रुपए हैं, तो उस प्रोसेस को बोला गया है कोर बैंकिंग सॉल्यूशन। अब यहाँ कोर बैंकिंग सॉल्यूशन से रिलेटेड UPSC 2016 का क्वेश्चन है। आप इसको आराम से देख के सॉल्व करके और कमेंट सेक्शन में अपना जवाब दे सकते हैं। अगर आपको वीडियो समझ आ गई हो तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। जिसको इकोनॉमी के कंसेप्ट डिफ़िकल्ट लगते हैं उसको समझने में आसानी होगी। और ऐसे ही हमारी प्लेलिस्ट कंटिन्यू रहेगी। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं आप। तो मिलते हैं कल के नए टॉपिक में, तब के लिए बाय बाय।